हेलो पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडीएचडी की ट्रीटमेंट के बारे में। एडीएचडी से मतलब है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एडीएचडी क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स है और हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों में एडीएचडी है या नहीं। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एडीएचडी की ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले एडीएचडी की ट्रीटमेंट में डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम डाइट के थ्रू एडीएचडी के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और हमारी डाइट से ये सिम्टम्स बढ़ भी सकते हैं। एडीएचडी में हमारे बच्चों के साथ किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आफ्टर 6 इयर्स एडीएचडी की ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस भी इंक्लूड की जाती हैं जिनसे बच्चों की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस की जाती है। बच्चों का सेल्फ कंट्रोल, अटेंशन भी बढ़ाने में वो हेल्प करती हैं। पर जब हम बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। इसलिए आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि हम बच्चों की डाइट का खास ध्यान रखें, बच्चों के और इम्पॉर्टेंट रूटीन, बच्चों की स्लीप और साथ में पेरेंट्स का जो रोल है हमारे बच्चों के हैंडलिंग में, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर हम बाकी इंटरवेंशन मेथड्स को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो हम मेडिसिन के यूज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। इसके बाद एडीएचडी की ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरेपीज़ भी यूज़ की जाती हैं। इसमें हमारे बच्चों के कॉग्निशन के ऊपर भी काम किया जाता है, उनके स्किल्स के ऊपर भी काम किया जाता है। बट बहुत सारे केसेस में एबी थेरेपीज़ में थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट बेस एक्टिविटीज़ ही कराते हैं। तो वहाँ हमें थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम एबीएम थेरेपी में जा रहे हैं तो हम एज़ एन रीइंफोर्समेंट क्या यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार अगर हम फूड में जाएँ तो अगर हम चिप्स यूज़ कर रहे हैं, चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं या कुछ इस तरह का बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं जो हम चाहते नहीं हमारा बच्चा करे, बट उसको अच्छा लगता है तो हम एज़ एन रिवॉर्ड उसे करने दे रहे हैं। तो वहाँ कहीं न कहीं हम एक प्रॉब्लम को कम कर रहे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जब भी हम बिहेवियर थेरेपीज़ में जाते हैं तो हम मॉनिटर करें कि हमारे बच्चे के बिहेवियर्स कितने कम हो रहे हैं या कोई और बिहेवियर उसका बढ़ नहीं रहा है, कोई और हैबिट उसकी ज़्यादा बढ़ रही है और एक स्किल उसकी इम्प्रूव हो रही है। तो ऐसे में भी कहीं न कहीं थेरेपी हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसमें रीइंफोर्समेंट्स को थोड़ा-सा ध्यान दें, अपने बच्चों के थेरेपिस्ट को के साथ डिस्कस करें कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह की थेरेपीज़ उनके बच्चों के साथ कर रहे हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एडीएचडी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। एडीएचडी में बच्चों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन, इन तीनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प से हम अपने बच्चों की अटेंशन, कॉग्निशन, बच्चों के फोकस, बच्चों के ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं, जिससे हमारा बच्चा काफ़ी समय तक आराम से बैठकर अपना टास्क अच्छे से कंप्लीट कर सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इफ़ेक्टफुल होते हैं और इसे कराने से अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह का हार्म रहता है, बिकॉज़ इसमें बच्चों के बिहेवियर्स को भी मॉनिटर किया जाता है। बच्चों का बिहेवियर भी हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है। छोटे-छोटे गोल्स को हम सेट करते हैं एंड फिर उनको अचीव करते हैं और अपने बच्चों की आगे की प्रोसेस को या आगे के इंटरवेंशन को हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स कोचिंग या पेरेंट्स काउंसलिंग। एडीएचडी की ट्रीटमेंट में जितना इम्पॉर्टेंट रोल थेरेपिस्ट का होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट या उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है। बिकॉज यहाँ हम सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चों के बिहेवियर को लेकर परेशान हैं और बच्चा किसी भी थेरेपिस्ट के पास कुछ लिमिटेड समय के लिए रहे, बट घर पर बच्चा पूरा समय अपने परिवार के साथ होता है, अपने माता पिता के साथ होता है। तो पेरेंट्स को टीच करना, पेरेंट्स को काउंसिल करना कि उन्हें अपने बच्चों के साथ घर पर क्या करना है, उन्हें कैसे डील करना है, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर शो करना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पेरेंट्स काउंसलिंग या कोचिंग के थ्रू करवाई जाती है, जिसमें पेरेंट्स को गाइड किया जाता है, पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि उन्हें घर पर
अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना है या उसके रूटीन को किस तरह से सेट करना है। एडीएचडी की ट्रीटमेंट में स्कूल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा एडीएचडी को फेस कर रहा है तो उसको स्कूल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा, बच्चा अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएगा, एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसे में स्कूल का एनवायरनमेंट या उनके टीचर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपको पता है कि आपके बच्चा एडीएचडी को फेस कर रहा है तो प्लीज़ अब हमेशा उनके टीचर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें, उनके साथ खुलकर बात करें। बिकॉज़ टीचर्स को भी कहीं न कहीं अपने टीचिंग मेथड में कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत होंगी, कुछ चीज़ें मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत होंगी ताकि हमारा बच्चा स्कूल में अच्छे से या बहुत ही मिनिमल प्रॉब्लम्स के साथ और बच्चों के साथ कॉप अप कर सके। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है तो टीचर्स उनकी सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से करें कि उन्हें कम से कम डिस्ट्रैक्शंस मिले। पेरेंट्स घर पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम एडीएचडी को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने बच्चों के बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चे का डेली रूटीन फिक्स करें। बच्चों के लिए छोटे-छोटे गोल्स को सेट कीजिए, ईज़ी टारगेट्स को सेट कीजिए और कोशिश करें जो उनकी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ है, उनका रूटीन एक प्रॉपर टाइम के साथ हम सेट करें, ताकि बच्चा धीरे-धीरे हैबिचुअल हो जाए अपने कामों को करने में, उसे परेशानी ना हो। रीइंफोर्समेंट से हमारा मतलब है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से एप्रिशिएट करें, किस तरह से उसे ये एहसास दिलाएँ कि वो जो कर रहा है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ताकि बच्चा उस चीज़ को एन्जॉय करे, खुश हो और उस चीज़ को दोबारा भी करने की कोशिश करे। तो इसके लिए हमें क्या-क्या करना है, आपको रीइंफोर्समेंट में कोशिश करें कि हम हमेशा चीज़ों को ही यूज़ नहीं करें रीइंफोर्समेंट के लिए। उसे जो खाने में पसंद है, आप अगर वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, तो अगर आप उसे रीइंफोर्समेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बच्चे का बिहेवियर बढ़ेगा। वो आगे भी उसी चीज़ की बार-बार डिमांड करेगा। तो रीइंफोर्समेंट में आपको बच्चे को शाबाशी देनी है, बच्चे को हाई फाइव दे सकते हैं, बच्चों के लिए क्लैप कर सकते हैं, बच्चों को हग कर सकते हैं और आप उनकी पसंद का खाना बना सकते हैं। अगर उन्हें बाहर घूमने जाना पसंद है, उन्हें बाहर घुमाने लेके जा सकते हैं। हम उस तरह की एप्रोप्रिएट चीज़ें करें जो उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसके लिए अच्छी हैं और जो उसके बिहेवियर को बढ़ाए, उसकी हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाए। और अगर आपका बच्चा किसी भी तरह का बैड बिहेवियर कर रहा है या वो चीज़ें कर रहा है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो करे या उसका बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना है? हमें एज़ एन पेरेंट्स हमेशा कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चे को ऑब्वियसली जब वो कुछ चीज़ नहीं कर रहा है, तो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, बट वो पनिशमेंट बहुत ही फ़र्म होनी चाहिए, बेयरेबल होनी चाहिए, माइल्ड होनी चाहिए। हमें अपने बच्चे को इस तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है जो उसको मेंटली परेशान करे, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ाए, उसकी हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाए। अगर हम अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना करने के लिए बहुत ही कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं, तो इससे बच्चे कभी भी उस चीज़ को नहीं करना नहीं सीखते, बल्कि बच्चे और ज़्यादा हाइपर और ज़्यादा बिहेवियर शो करते हैं और ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं और हमारी बातों को और ज़्यादा नहीं सुनते। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर शो कर रहा है, तो कई बार हम लोग उस समय उसकी डिमांड्स को पूरा कर देते हैं। तो उसके बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए जब हम उसकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो उस समय बच्चे के दिमाग में ये बात जाती है कि मुझे अगर कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे इस तरह का बिहेवियर शो करना है, मुझे बहुत तेज़ चिल्लाना है, मुझे ज़मीन पर लेट जाना है, मुझे रोना है, तब मेरे मम्मी-पापा मेरी डिमांड को सुनते हैं। इसलिए अगर मेरा बच्चा किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, उस समय मुझे उसकी डिमांड्स को पूरा करने की बजाय पहले उसे काम करने की कोशिश करें। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो उसे डाइवर्ट करें किसी और चीज़ की तरफ, ना कि उसकी डिमांड को उसी समय पूरा करें। अगर बच्चा काम होगा, बच्चा थोड़ी देर चुप रहेगा, तब हम उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। पर अगर रोते हुए बच्चे को आप चुप कराने के लिए कभी भी उसकी डिमांड को पूरा करते हैं, तो इससे ये चीज़ हमेशा बढ़ेगी और मेरा बच्चा हर बार हर चीज़ के लिए रोएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसी तरह की और बहुत सारी टेक्निक्स आपको कोचिंग और काउंसलिंग में हम सिखाते हैं। इसके अलावा हम बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज़ करने के लिए उन्हें किसी स्किल्स में भी डाल सकते हैं, योगा, मेडिटेशंस, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, इस तरह की स्किल्स में भी हम अपने बच्चों की फिज़िकल स्ट्रेंथ, उनकी एनर्जी को चैनलाइज़ करने के लिए हम उन्हें भेज सकते हैं। इन सब के बाद बच्चों की स्लीप भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम अपने बच्चों को अच्छी स्लीप देने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड्स के बारे में बताया है, जिससे कि मेरा बच्चा बेटर स्लीप ले सकता है।
अगर हम एडीएचडी को टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे चलकर ये हमारे लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है और इसको ट्रीट करना भी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बच्चे एडीएचडी को फेस कर रहे हैं तो इन फ्यूचर बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन देखने को मिलता है। बच्चे अपने आप को सोसाइटी से अलग रखना पसंद करते हैं। इवन उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पेरेंट्स प्लीज़, अगर आपके बच्चों में भी हाइपर एक्टिविटी है, आपके बच्चे भी एडीएचडी को फेस कर रहे हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर काम करें। आप इसके लिए कॉन्टैक्ट करें, आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, आप बिहेवियर थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं और आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपका एडीएचडी से रिगार्डिंग या अपने बच्चों से रिगार्डिंग किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।